राकेश और रमा की शादी को 7 साल से भी ज्यादा हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन आए दिन उनके बीच कहासुनी होती रहती थी। फिर रमा का अपने पति से झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती है। अरे दीदी, आप अचानक से, सब ठीक तो है ना? आपने तो आने की खबर भी नहीं दी। क्यों भाभी, आपको कोई परेशानी है? ये मेरे मम्मी पापा का घर है और मेरी माँ अभी जिंदा है। अरे नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हो। भला मुझे क्या परेशानी होगी आपके आने से? फिर रमा गुस्से में अंदर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। जहाँ रमा गुस्सैल स्वभाव की थी, वहीं उसकी माँ बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसने सोचा थोड़े दिन में इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस अपने घर चली जाएगी, इसलिए वे उस वक्त रमा को कुछ नहीं कहती हैं और दोनों बच्चों को पास बुलाकर उन्हें चॉकलेट देती हैं। रमा को ऐसे अचानक आया हुआ और उसके बर्ताव को देखकर सविता पहले ही चिड़ी हुई थी। ऊपर से रमा उसे आवाज लगाती है और कहती है, अरे मुझे कोई चाय देगा या मुझे खुद ही चाय बनाकर पीनी पड़ेगी? घर में पहले ही काम कम था, जो ये महारानी भी मुझ पर हुक्म चलाने आ गई। सबके लिए एक साथ ही चाय नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ी देर में कोई न कोई आवाज लगाएगा जैसे मैं कोई काम वाली बाई हूँ। फिर सविता गुस्से में बड़बड़ाती हुई सबके लिए चाय लेकर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब मैं सोने जा रही हूँ, प्लीज अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। फिर रमा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों बच्चे अपनी नानी के पास आते हैं और कहते हैं, नानी नानी, मम्मी भी टीवी देख रही है और मामी भी सो रही है, आप हमें नहला दो ना नानी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी नहलाती हूँ, फिर हम नहाकर पार्क में घूमने भी चलेंगे। फिर नानी दोनों बच्चों को बाथरूम में नहलाने ले जाती है। तभी अचानक नानी का पैर फिसलता है और वो सर के बल वहीं फर्श पर गिर पड़ती है और सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर भी नानी उन दोनों बच्चों को नहलाने लगती है। बड़ी देर हो गई है, दोनों बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। बंटी, पिंकी। फिर रमा बच्चों को ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चली जाती है और अपनी माँ की लाश खून में लथपथ देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल जाती है। अरे माँ, तुमको क्या हो गया? ये क्या हो गया माँ? उठो, कोई मेरी मदद करो। ओफो, अब क्या आफत आ गई इस माँ की लाडली पर। एक तो ससुराल छोड़ कर मायके में पड़ी हुई है और ऊपर से मेरी नींद खराब करके रख दी। फिर सविता झुंझलाते हुए आवाज की तरफ जाती है और सास की लाश देखकर कहती है, इस बुढ़िया को भी अभी ही मरना था। पूरे घर का काम और अपनी बेटी को मेरे सिर पर लाद कर खुद चैन की मौत मर गई। तो ये विचार है मेरी बहू के मेरे बारे में, मैं तो उससे अच्छा समझती थी। अच्छा हुआ मैं मर गई। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पिंकी और बंटी छत पर खेल रहे थे तो बंटी बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और छत से गिरने वाला होता है। यह देखकर पिंकी भागते भागते जाती है और रमा को बताती है, माँ, वो बंटी है ना, बंटी उधर। रमा पिंकी की पूरी बात सुने बिना ही उसे चाटा मारती है और कहती है, तुम दोनों को कोई काम नहीं, स्वयं खेलने के और लड़ने के। बंटी ने ये कर दिया, पिंकी ने वो कर दिया, जाओ यहाँ से। इतने में बच्चों की नानी वहाँ जाकर बंटी को बचा लेती है। हद है इन दोनों की, 2 औरतें घर में होकर 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही। कैसी औरत है ये। फिर रात को, मामी मामी मुझे बिस्कुट चाहिए, ऊपर डब्बे से दो ना। क्यों री, तेरे बाप का घर है या तेरी माँ यहाँ कमा कर रख गई है बिस्कुट? चल भाग यहाँ से। सविता पिंकी को किचन से भगा देती है। यह सब रमा देख लेती है, पर हालात को सुलझाने की जगह वो गुस्से में पिंकी को ही पीटने लगती है। कितनी बार तुझे मना किया है ना कि अब तेरी नानी नहीं रही, ये घर मामी का है, अब फिर तू क्यों मांगने गई वहाँ? भूख लगी है, भूख। रमा पिंकी को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देती है और चली जाती है। आज जब तक तू अकल नहीं सीखेगी कुछ नहीं मिलेगा तुझे। चुड़ैल नानी यह सब देखकर बहुत दुखी होती है।
हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं। अच्छा हुआ मैं मर गई, वरना ये सब देखकर दोबारा मर जाती। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जालिम औरतें आपसी गुस्सा बच्चों पर निकाल रही हैं। एक माँ होते हुए भी अपनी लड़की की भूख की परवाह नहीं, और मामी को अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर चुड़ैल नानी सबके सो जाने के बाद किचन में पिंकी का मनपसंद खाना बनाती है और उसके लिए कमरे में लेकर जाती है। पिंकी इतनी मासूम थी कि उसे पता ही नहीं था कि जिस नानी के हाथ से बना हुआ खाना खा रही है वो असल में मर चुकी है। रात को रमा की नींद खुलती है तो रमा पिंकी के कमरे का गेट खोल देती है। पूरा दिन भूखा रह के तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी अब। भूखी कहाँ, नानी ने खाना खिलाया ना, वो आपकी तरह नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है नानी स्वर्ग से तुझे खाना खिलाने आई थी। और हंसने लगती है। फिर अगले दिन रमा रसोई में जाती है तो वहाँ सविता उससे कहती है, किचन में नो एंट्री। ये क्या मजाक है? रास्ता छोड़ मेरा, चल साइड हो, भूल मत ये घर मेरा है। तेरा है? तेरा था, अब बहू होने के नाते ये घर मेरा है। तेरा घर ससुराल है जिसे छोड़कर यहाँ पलंग तोड़ रही है पड़े पड़े। उन दोनों में फिर से लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल नानी यह सब देखकर अपना सर पकड़ लेती है। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो इन दोनों की आग की चक्की में बेचारे मेरे बच्चे घुन की तरह पिसेंगे। फिर नानी गैस से गरम गरम चिमटा लाकर रमा और सविता को छुआ लेती है और दोनों चिल्लाने लगती हैं। मेरा हाथ, किसने किया ये? ओ करमजनी, कहीं ये काम तेरा तो नहीं है? मुंह संभाल कर बात कर। तूने खुद मेरा रास्ता रोक रखा है और कह रही है मैंने जलाया है। अरे बेवकूफ, अगर मुझे जलाना होगा तो पूरी कढ़ाई खौलते तेल की तेरे पर पलट दूंगी। बड़ी आई। फिर वो दोनों बहस से थककर अपने अपने कमरे में जाकर जली हुई जगह पर मलहम लगाती है और सो जाती है। बेचारे बच्चे टीवी देखते देखते वहीं फर्श पर ही सो गए थे। चुड़ैल नानी को बच्चों की हालत देखकर तरस आने लगता है। नानी उसी वक्त रमा के कमरे में जाती है। बस अपने मेकअप और नींद के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती। गुस्से में नानी रमा को डंडा मारती है और रमा घबराकर उठ जाती है। मुझे किसने मारा? कौन है यहाँ? बोलो, किसने मारा मुझे? पर रमा को वहां कोई नहीं दिखाई देता है। फिर उसे पलंग पर एक कागज दिखता है जिस पर लिखा होता है, बंटी और पिंकी को फर्श से उठाकर बेड के ऊपर सुला। रमा को थप्पड़ की गूंज अभी तक याद थी, इसलिए जल्दी से दोनों को उठाकर बिस्तर पर सुला देती है और खुद भी सो जाती है। फिर अगले दिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर मुझे थप्पड़ मारने की? दिमाग खोलकर बात कर मुझसे। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहूं। बेटा, अब तो देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इस तरह दोनों के बीच रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाया करती थी। एक बार रमा किसी काम से बाहर गई हुई थी तो पीछे से सविता बच्चों की पिटाई कर रही थी। यह देख नानी को गुस्सा आ जाता है और वह डंडा उठाकर सविता को मारने लगती है। कौन है? कौन है? सामने आओ मेरे। कौन है? पर चुड़ैल नानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर सविता को कोई दिखाई नहीं देता और वह डर के मारे अपने कमरे में भाग जाती है। यहाँ चुड़ैल नानी परेशान हो रही होती है। आज तो मैं समय पर आ गई तो बच्चे बच गए, पर हर बार ऐसा होगा तो बच्चों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। फिर चुड़ैल नानी रमा के पति के घर जाती है। बेटा सुनो। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ मेरे। बेटा, मैं हूँ रमा की माँ। फिर वो रमेश को सारी बात बताती है। अपने बच्चों की ऐसी हालत सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस माँ जी, अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। अब मैं समझ चुका हूँ यह मुझे क्या करना है। फिर अगले दिन रमेश अपने बीवी बच्चों को लेने पहुंच जाता है। बंटी, पिंकी, बेटा कहाँ हो? देखो मैं आ गया। पापा 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 आ गए, पापा आ गए। हाँ मेरे बच्चों, पापा आ गए। मैं आपको लेने आया हूँ। चलो अपने घर चलो। मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मुझे भी ले चलिए और मुझे माफ कर दीजिए। नहीं रमा, गलती मेरी भी थी। अब हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और अच्छे से रहेंगे। इस तरह रमा का घर फिर से बस जाता है और चुड़ैल नानी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है
और उसे मुक्ति मिल जाती है।